Assalamu alaikum. In today's lecture, we'll be studying about structured query language SQL. This is the part 2 of the lecture. Part 1, if you haven't watched part 1, I would suggest कि पहले आप वो देखें. I've given its link at the top right corner of the video and also in description. Part 1 में हमने देखा था कि SQL पहले तो हमने देखा था कि SQL होता क्या है. इसके अलावा हमने SQL की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें आ जाता है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. इसके हमने ओवरव्यू टाइप ले लिया था और कौन कौन से फेजेस में ये यूज़ होता है वो भी हमने देखा था. हमने DDL को अलबत्ता काफ़ी डिटेल में देखा था और इसकी कमांड्स हमने यहाँ पर इसके सिंटैक्स भी देखा था स्लाइड्स में, और हमने इसको SQL मैनेजमेंट स्टूडियो में इम्प्लीमेंट करके भी देखा था. अब हम इस वाले लेक्चर में DML की तरफ आते हैं और देखते हैं कि DML की कमांड्स को भी SQL मैनेजमेंट स्टूडियो में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. DML हमने देखा था कि हम डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं. अब तक हमने DDL करते हुए हमने टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल के अंदर कॉलम्स भी क्रिएट कर लिए, उसको हमने कॉलम्स को चेंज करना या कॉलम को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें सीख लें. टेबल क्रिएशन से रिलेटेड, टेबल की डेफिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हमने देख ली हैं. अब हमने इस टेबल को भरना है, टेबल के अंदर डाटा भरना है. तो डाटा जो इसके अंदर हमने डालना है, जो इसकी रोज़ बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, उसमें उसके रोज़ को हम इंसर्ट कैसे करेंगे, रोज़ को अपडेट कैसे करेंगे या रोज़ को डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो वो सारी कमांड्स हमारी DML में आती हैं. तो सबसे पहले तो DML का जो फर्स्ट मोस्ट है इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट वो है इंसर्ट का. इंसर्ट क्या करता है कि टेबल के अंदर डाटा को ऐड करता है. ठीक है, हमने जो टेबल ऑलरेडी एक बना लिया है उसके अंदर एक रो इंसर्ट होती है इंसर्ट के कमांड से. सही है, तो सिंटैक्स उसका कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो आप लिखेंगे इंसर्ट, देन इनटू, इंसर्ट इनटू, फिर जो आपके टेबल का नाम है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड है, ये आपने एज इट इज़ लिखना है कमांड में. उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर, सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप जो जो वैल्यूज़ डालना चाहते हैं अपनी रो में वो लिखेंगे. इसका ऑर्डर वही होना चाहिए जो आपके कॉलम्स का ऑर्डर है. अगर आपने सबसे पहले ID लिखा हुआ है, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और फिर उसकी एज फॉर इंस्टेंस, तो आपने उसी ऑर्डर में पहले लिखना है उसकी ID, फिर उसका फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसका लास्ट नेम लिखना है और फिर उसकी एज लिखनी है. तो ये आपका ऑर्डर यही होना चाहिए जो आपके कॉलम्स का ऑर्डर है. उसी ऑर्डर में आपने इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ डाल देनी है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो भी आपके स्ट्रिंग टाइप के कॉलम्स होंगे, ठीक है, जैसे कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का कॉलम है, तो वो उसकी वैल्यूज़ आप जब लिखेंगे तो उसको आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स में ऐसे लिखना है. ठीक है, सो जो भी आपने वैल्यूज़ लिखनी है उसको आप कॉमा सेपरेटेड वो सारी यहाँ पे लिख दें. ठीक है, तो ये आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएंगी. अब इसी कमांड को पहले हम SQL मैनेजमेंट स्टूडियो में डाल के एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, सो दिस इज़ आवर SQL मैनेजमेंट स्टूडियो एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्नीचर का डेटाबेस बनाया था और उसके अंदर हमने टेबल क्रिएट किया था कस्टमर डाटा का. और कस्टमर डाटा के अंदर हमने कुछ कॉलम्स क्रिएट किए थे, कस्टमर ID, नेम, एड्रेस और सिटी का टाइप हमने इंटीजर रखा था. अच्छा, अब हम इसको न्यू क्वेरी से इस पे हम इंसर्ट की कमांड से डाटा एंटर करके देखते हैं. तो जी सबसे पहले तो हमने लिखना है इंसर्ट इनटू, और जो हमारे टेबल का नाम है वो, तो उसका नाम है कस्टमर, आई गेस कस्टमर डाटा. अच्छा,
का हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जब भी हम क्वेरी डाल रहे हैं वो मास्टर में एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने इसको चेंज करके फर्नीचर कर देना है। ओके हमारे पास हो गया है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम कस्टमर डाटा। अब हमने करना है वैल्यूज़, ये किया। अच्छा फर्स्ट हमारे पास है कस्टमर आईडी जिसकी टाइप है इंट। सो हमने लिख लिया, इसको हमने कर दिया लेट्स सपोज आईडी हमने दे दी 02, ठीक है, और नेम हमने कर लिया अली। ओके देन वी हैव इज़ एड्रेस हमने कर लिया जी पाकिस्तान, ठीक है। देन इज़ अच्छा सिटी की टाइप यहाँ पर इंट है, ठीक है, तो हम इसको जस्ट नॉर्मली सिटी ज़ाहिर है इंट नहीं होता लेकिन हम फॉर प्रैक्टिस इंट कर देते हैं जी। तो इंट हमारे पास इंट हमने कोई भी नंबर रख लिया इसका 4 फॉर इंस्टेंस, ठीक है। इंट है तो इसलिए हमने इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा। ओके नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। कहते हैं जी 1 रो अफेक्टेड, एक रो आपकी अफेक्ट हुई है टेबल की। देखते हैं कि क्या है। अच्छा पहले हम थोड़ा सा और भी डेटा एंटर करके देख लेते हैं, फिर उसको डिस्प्ले करते हैं कि हुआ है सही या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अलिशबा और ये हो गया जी कुछ भी कर लेते हैं। पहले हमने कंट्री नेम किया लेकिन यहाँ पे भी सिटी नेम भी कर सकते हैं जी, कराची हो गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख लिया 24। इसको एग्जीक्यूट करें, 1 रो एक और इफेक्ट हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हमने कर दिया 4 अलिशबा एंड देन लाहौर एंड इसको हम रहते हैं 21 एग्जीक्यूट। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट आवर टेबल लुक्स लाइक। तो उसके लिए हम करेंगे सेलेक्ट तारिक फ्रॉम जो भी हमारे टेबल का नाम है कस्टमर डाटा। ये जो साइन है सी कस्टमर आर है स्मॉल सी के साथ, ये ऊपर एक मैंने डेटाबेस बनाया था, ये एक्चुअली वो है, ठीक है। तो इसके सिंबल से आप देख सकते हैं कि ये डेटाबेस है एक्चुअली, और हमने कस्टमर डाटा जो हमारा टेबल है हमने उसके अंदर डालना है। लेट्स सी, ये आ गया हमारे पास। कस्टमर ID 2 पे हमने अली लिखा था पाकिस्तान, ये कराची लाहौर, ये हमारे पास आ गया टेबल। ओके अब हमने क्या करना है कि जी जो हमारा नेक्स्ट है, ये क्वेरी तो हमने कर ली कि इंसर्ट करने से। इंसर्ट अगर हम करें, इंसर्ट करने का तरीका ये है कि आप इंसर्ट लिखते हैं, इनटू लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर उसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उसी ऑर्डर में आपने वो वैल्यूज़ लिख देनी है, कॉमा सेपरेटेड, और जो आपके स्ट्रिंग्स हैं उनको आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर आप जी कुछ आपके पास कॉलम्स की वैल्यूज़ नल हैं, फॉर इंस्टेंस आप किसी का एड्रेस नहीं लिखना चाहते हैं या किसी का आप वो नहीं लिखना चाहते हैं, सिटी नहीं लिखना चाहते, कोई भी वैल्यू नहीं लिखना चाहते, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम ये करेंगे कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा और पहले आप अपने कॉलम्स का नाम लिखेंगे, जिन जिन कॉलम्स में वैल्यू एंटर करना चाहते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद जो जो वैल्यू एंटर करना चाहते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम करके देख लेते हैं। आपने लिखा कि इंसर्ट इनटू टेबल का आपका नाम है कस्टमर डाटा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जी मेरे पास सिर्फ कस्टमर आईडी, नेम और एड्रेस में डालना चाहती हूँ और सिटी में नहीं डालना चाहती हूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले अपने कॉलम सेलेक्ट करने हैं कि जिन जिन कॉलम्स में मैं वैल्यू एंटर करने लगी हूँ। तो वो है एक तो कस्टमर आईडी, ठीक है, इसके अलावा मैं डालना चाह रही हूँ नेम, ठीक है, और मैं डालना चाह रही हूँ एड्रेस, दैट्स इट। अच्छा अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कर दिया इंसर्ट इनटू टेबल, ये कॉलम्स, फिर उसके बाद आएगा वैल्यूज़ और जो जो वैल्यू मैं डालना चाह रही हूँ वो आ जाएगा। तो अब तक हमने 2 3 4 कर लिया है। नेक्स्ट कर लेते हैं 5 और नाम आप कुछ भी दे दें, ठीक है, ये हो गया। और हमने डालना है नेक्स्ट इज़ एड्रेस, तो एड्रेस हमने कर दिया।
ठीक है, ओके लेट्स एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कस्टमर नेम और एड्रेस में ही वैल्यू जाएगी और सिटी हमारा नल आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर डेटा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये नेक्स्ट वन आ गया 5 रिमशा का एड्रेस कराची और यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे इस कॉलम पे हमने ये रिस्ट्रिक्शन डाली होती कि इस कॉलम में कोई नल वैल्यू नहीं आ सकती है तो फिर आपका ये कमांड नहीं रन होता और आपको एक एरर मैसेज जनरेट हो जाता कि जी इस पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती है। ओके नेक्स्ट जो है हमारे पास है इंसर्टिंग फ्रॉम अनदर टेबल। आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी और टेबल से वैल्यूज़ उठा के डाल दें अपने टेबल में। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपने लिखना होगा इंसर्ट इनटू, जिस टेबल में आप वैल्यूज़ डालना चाहते हैं उस टेबल का नाम आपने लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखना है आपने सेलेक्ट स्टैटिक। सेलेक्ट स्टैटिक से क्या होता है कि सारे रोज सारे कॉलम्स आते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, उसके बाद जिस टेबल से आप वैल्यूज़ उठाना चाहते हैं वो आएगा एंड देन आएगा वेयर स्टेट इज़ इक्वल टू। ये आप तब डालेंगे अगर आप उस पर कुछ कंपनसेशन ऐड करना चाहते हैं कि जी जो जिस टेबल से मैं डाटा लाना चाह रहा हूँ तो वो उस टेबल में से सारा डाटा नहीं आए बल्कि जिनका स्टेट कनाडा है, CA है, सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ आए, सारी वैल्यूज़ नहीं आए। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने लिखना होगा कि वेयर स्टेट इज़ इक्वल टू CA कनाडा, या फिर आप इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि आप लिखें कि वेयर सिटी इज़ इक्वल टू कराची। तो वो वाली टेबल्स आपके पास आ जाए और उससे एक न्यू टेबल बन जाए, एक न्यू टेबल में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब जाते हैं हम डिलीट की। आपके पास स्टेटमेंट डिलीट क्या करता है कि रोज़ को डिलीट करता है, ठीक है। डिलीट इसके हमारे पास जो सिंटेक्स है वो है डिलीट फ्रॉम कस्टमर टी। कस्टमर टी आपका जो टेबल है जिसके अंदर से आप रोज़ डिलीट करना चाहते हैं वो है। फिर उसके बाद वेयर स्टेट इज़ इक्वल टू HI, वेयर और आपका कॉलम नेम, ठीक है, और उस कॉलम की वैल्यू, ठीक है। ये जो हमारे पास है एग्जांपल, इसमें हम ये कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस आप डिलीट करना चाहते हैं जी ये वाली रो डिलीट आप करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि सेलेक्ट डिलीट करें फ्रॉम योर टेबल कस्टमर डाटा वेयर कस्टमर ID इज़ इक्वल टू 3, या फिर आप लिख सकते हैं कि वेयर नेम इज़ इक्वल टू अलिशबा। तो ये जो दोनों अलिशबा वाली रोज़ हैं ये दोनों डिलीट हो जाएंगी। या फिर आप कर सकते हैं वेयर एड्रेस इज़ इक्वल टू कराची, तो ये जो दोनों कराची वाली रोज़ हैं ये डिलीट हो जाएंगी। अगर आप कहें कि वेयर सिटी इज़ इक्वल टू 24 तो ये एक रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीक़ों से अपनी टेबल के अंदर वो वैल्यूज़ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप सिर्फ एक रो डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको जो आपकी ID को दे के आप अपनी रो को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं। ओके, डिलीट फ्रॉम आपके टेबल का नाम कस्टमर डाटा, ठीक है। वेयर कस्टमर ID इज़ इक्वल टू, हम ऐसे करते हैं लास्ट वन रो डिलीट कर देते हैं, कस्टमर ID इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड सी व्हाट हैपेंस। 1 रो आपकी अफेक्ट हो गई है, यहाँ पे देखिए 1 रो अफेक्ट हो गई है, मतलब एक रो आपकी डिलीट कुछ असर पड़ा है। लेट्स सी कि क्या पड़ा है असर। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर डाटा, सी आपकी लास्ट रो जहाँ पे कस्टमर ID 5 था वो रो डिलीट हो गई है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि जी सारी की सारी रोज़ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सारी की सारी अगर आप रोज़ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर टी अपने टेबल का नाम, ठीक है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल नहीं करती, लेकिन तरीका यही है कि आपने लिखना है डिलीट फ्रॉम और कस्टमर डेटा, तो इससे आपके पास सारी टेबल की वैल्यूज़ डिलीट हो जाएंगी। कर लेते हैं ये डिलीट फ्रॉम कस्टमर डाटा, ठीक है।
तो इससे आपके पास क्या होगा कि सारी की सारी रोज़ डिलीट होंगी, आपके कॉलम्स डिलीट नहीं होंगे। सी हियर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर डेटा, ठीक है। देखा आपने कि सारे आपके रोज़ डिलीट हुई हैं, आपके कॉलम नेम नहीं डिलीट हुए। कॉलम नेम कहाँ से डिलीट होंगे? ड्रॉप से डिलीट होंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट। ड्रॉप से आपका पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। अभी आपकी सिर्फ डाटा डिलीट हुआ है, टेबल डिलीट नहीं हुआ। डिलीट से आपका डाटा डिलीट होता है, जितनी भी आपकी रोज़ थी वो डिलीट होती है, और ड्रॉप से आपका पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अपडेट की स्टेटमेंट। अपडेट की स्टेटमेंट से क्या होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग रोज़ हैं उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिंटेक्स उसका कुछ ऐसे है कि आप पहले लिखते हैं अपडेट, फिर उसके बाद अपने टेबल का नाम, फिर सेट के बाद आप जो न्यू वैल्यू देना चाहते हैं, जिस भी सेल को न्यू वैल्यू देना चाहते हैं उसको उसके कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू, और जो भी न्यू वैल्यू आप देना चाहते हैं वो आपने लिखी, फिर उसके बाद वेयर, फिर उसके बाद उसी रो में किसी और कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जांपल को देखें तो थोड़ा क्लियर होगा। ये मेरे पास जो टेबल है इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर ली है। इधर यहाँ पे एज कर दिया है मैंने, सिटी की जगह मैंने एज कर दिया क्योंकि दैट लुक्स बेटर विद इंट, ठीक है। तो एज की टाइप इंट है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डाली हैं। अब मैं चाहती हूँ जी कि जो मेरे पास 25 है या ये 23 जो है ये मेरे पास 20 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अपडेट की स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी। अपडेट की स्टेटमेंट का सिंटेक्स इस तरह है कि आप लिखेंगे अपडेट, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अपने टेबल का नाम। यहाँ पे टेबल का नाम है कस्टमर डाटा, सेट एज इज़ इक्वल टू, एज को मैं न्यू वैल्यू देना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने एज लिख दिया और इसकी जगह मैंने लिख दिया 20, ठीक है। अब इसके बाद मैंने करना है वेयर, ठीक है, और मैं यहाँ से किसी भी और कॉलम का, इसी रो में किसी भी और कॉलम की वैल्यू लिख लूँगी, ठीक है। तो अगर मैं कर दूँ कि एड्रेस इज़ इक्वल टू पेशावर, तो जहाँ जहाँ पे भी एड्रेस जो है पेशावर होगा तो उसकी वैल्यू, उसकी पेशावर के सारे लोगों की एज 20 हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे भी पेशावर होगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कि वेयर नेम इज़ इक्वल टू आलियान, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी आलियान इस टेबल में नाम आएगा तो उसकी एज 20 हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर मैं सिर्फ एक ही बंदे, एक ही आलियान की एज को 20 करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे ये करना होगा कि मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी के रेफरेंस से उसको अपडेट करूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी कस्टमर आईडी 1 है उसकी एज 20 हो जाएगी। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आपकी 1 रो अफेक्ट हो गई है। एक तो इसको डिस्प्ले करने का तरीका ये है कि आप सेलेक्ट स्टैटिक करके डिस्प्ले करते हैं। एक और तरीका ये भी है कि आप इसको यहाँ से टेबल को राइट क्लिक करें और इसमें से आप सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़ करें, तो उससे भी आपके पास ऑटोमेटिकली ये क्वेरी जनरेट हो गई है और ये डिस्प्ले हो गया है। तो देखें कि यहाँ पे पहले जो वैल्यू थी 23 थी आई गेस, ये 20 में अपडेट हो गई है, ठीक है। तो अगर आप ये करें कि वैल्यू आप ये भी कर सकते हैं, वेयर की कंडीशन आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप लिख लेते हैं कि वेयर एड्रेस इज़ इक्वल टू लाहौर, तो जितने भी लाहौर में थे लोग, इन सब की एज की वैल्यूज़ 20 हो जाती, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी कॉलम, किसी भी सेल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है
सेलेक्ट की स्टेटमेंट। सेलेक्ट की स्टेटमेंट हमने थोड़ी बहुत देखी है कि सेलेक्ट स्टैटिक और टेबल का नाम करने से आपके पास पूरे का पूरा टेबल डिस्प्ले हो जाता है। ये बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए ही है। तो सेलेक्ट के अंदर इसके अलावा भी कुछ क्लॉजेस आ सकते हैं, ठीक है। सिंपल एक सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल भी है, इसके अलावा आप कुछ और भी क्लॉजेस इसके अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो सेलेक्ट है, सेलेक्ट से डिस्प्ले होता है या लिस्ट डाउन कर देता है। इसके अलावा फ्रॉम का क्लॉज, फ्रॉम से आपको पता चलता है कि कौन से टेबल से ये वैल्यूज़ उठाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा वेयर से क्या होता है कि वेयर के बाद अगर आप कोई कंडीशन डाल दे जी के जैसे हमने इसके पिछले वाले में भी कंडीशन डाली थी कि सिर्फ ये रोज़ अफेक्ट हो, ठीक है। जो रोज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हों सिर्फ वही रोज़ सेलेक्ट होंगी, वही रोज़ डिस्प्ले होंगी, तो वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा ग्रुप बाय से ये होता है कि कैटेगराइज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हैविंग से होता है, हैविंग भी वेयर की तरह कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही हो तो फिर यूज़ होता है। हैविंग ये है कि वो ग्रुप बाय के साथ यूज़ होता है। ऑर्डर बाय से क्या होता है कि जो आपके डिस्प्ले होता है डेटा वो सॉर्ट होके डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके एग्जांपल के साथ करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगी, ठीक है। तो सेलेक्ट की स्टेटमेंट की एग्जांपल देखते हैं। आपके पास अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट गिवन हो, आपके एग्ज़ाम में कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो यू शुड बी एबल कि आप इस तरह की स्टेटमेंट से एक क्वेरी लिख सकें, ठीक है। तो अब आपके पास स्टेटमेंट है कि फाइंड प्रोडक्ट्स विद स्टैंडर्ड प्राइस लेस देन $275, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो सारी रोज़ डिस्प्ले करो जहाँ पे प्राइस उसकी $275 से कम हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किया सेलेक्ट, ठीक है। और जो कॉलम्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट में ख़ास नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी कॉलम्स डिस्प्ले करो, तो ये आपकी मर्ज़ी की कौन सी कॉलम्स डिस्प्ले करना चाहते हैं। आप अपने कॉलम्स का नाम लिख दें जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो स्टैटिक लिख दें, ठीक है। फ्रॉम और उसके बाद आपके टेबल का नाम, फिर उसके बाद आपने वेयर के बाद अपनी कंडीशन लिखनी है जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन थी कि सिर्फ वो वाले उसका डाटा डिस्प्ले करे जहाँ पे प्राइस लेस देन $275 है, ठीक है। तो इसलिए आपने लिख दिया कि वेयर स्टैंडर्ड प्राइस लेस देन 275, ठीक है। ये आपके कॉलम का नाम है और ये वैल्यू है, ठीक है। ऑपरेटर आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, इक्वल, ग्रेटर टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता कि नॉट इक्वल टू, के कहीं जहाँ पे भी 275 वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उसके अलावा सारी रोज़ डिस्प्ले कर दो, तो फिर आप नॉट इक्वल टू लिख सकते थे, ठीक है। तो इस डिफरेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप ये कंडीशन यहाँ पे वेयर की स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नॉर्मली टेबल बहुत बड़ा होता है, आप उस पूरे को नहीं देखना चाहते हैं बल्कि उस पर कुछ फ़िल्टर लगा के देखना चाहते हैं। तो वो जो फ़िल्टर का काम है वो ये वेयर स्टेटमेंट से होता है, ठीक है। कि हम पूरा टेबल नहीं देखना चाहते हैं, थोड़ा सा उसका पार्ट ऑफ टेबल देखना चाहते हैं। अगर ये आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अगर मैं चाहूँ कि जी मैं पूरा डेटा नहीं देखना चाहती बल्कि मैं सिर्फ लाहौर में जो लोग रहते हैं उनके डेटा में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान के डेटा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं लिखूँगी सेलेक्ट। सेलेक्ट भी कर सकती हूँ, किसी दो कॉलम्स का नाम भी लिख सकती हूँ। दो कॉलम का नाम मैं लिख लेती हूँ कस्टमर ID, कॉमा नेम from customer table where address is equal to, ये ज़रूरी है कि कोटेशन मार्क्स के साथ लिखें लाहौर। लेट्स सी, ये देखें सिर्फ लाहौर में जो लोग रहते थे कस्टमर ID, उनकी कस्टमर ID और नेम डिस्प्ले हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सारे के सारे टेबल, सारे कॉलम्स भी डिस्प्ले कर सकती हूँ। जो भी लोग पेशावर में रहते हैं उनके सारे कॉलम्स डिस्प्ले, तो वो भी हो सकता है। जो भी लोग लाहौर में रहते हैं उनकी ये सारा डेटा डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ नेम और एज भी कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट के बाद नेम और एज लिखना होता। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दें कि एज इज़ इक्वल टू 24, ठीक है।
तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास सिर्फ उन लोगों का डेटा आ गया जिनके एज 24 है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, इस स्लाइड में आपके पास है सेलेक्ट एग्जाम्पल यूजिंग एलियस। एलियस एक्चुअली आपके पास एक सॉर्ट ऑफ निक नेम होता है या फिर डिस्प्ले करते हुए जो आप नेम शो करना चाहते हैं वो होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने व्यूअर किसी को ये डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे नेम नहीं आए बल्कि कस्टमर नेम लिखा हुआ आए, ठीक है। या फिर मैं चाहूँ कि यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ आए। टेबल में आपने टेबल बनाते हुए इसका एड्रेस ही स्टोर है, लेकिन जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं, किसी को डिस्प्ले करके दिखाना चाह रहे हैं, तो तब आप इसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं। एड्रेस की जगह मैं चाहूँ कि जी सिटी होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए कमांड आपके पास कुछ ऐसी है। अगर आप अपने टेबल को न्यू नेम देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो आपने ये करना है कि आप नॉर्मली फ्रॉम के बाद अपने टेबल का नाम लिखते हैं, तो अपने टेबल के नाम लिखने के बाद उसको जो नेम आप देना चाहते हैं वो भी साथ में लिख लें, ठीक है। अब ये जो आपने नाम दिया है, ठीक है, तो इसी नाम के साथ डॉट करके आपने अपने कॉलम के नाम लिखने हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका ये एक्चुअली वही पुराना वाला स्टेटमेंट है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर वाला, जो कि आपने इससे पिछली साइड में किया था कि सेलेक्टेड कुछ रोज़ को हम जो कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं सिर्फ उन रोज़ को हम डिस्प्ले करें इसमें, ठीक है। वही काम है इसमें, सिर्फ आपने जो आपके कॉलम नेम है या टेबल का नेम है उसको आपने एलियासिंग की हुई है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने टेबल का तो मैंने बता दिया कि उसको ऐसे करना है। इसके अलावा जो कॉलम का नेम है कुछ और नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आपने लिखा सेलेक्ट, ठीक है, आपका ये टेबल का निकनेम डॉट आपके जो कॉलम का नाम था यहाँ पर वो आएगा एस के बाद आप जो कॉलम को नेम देना चाहते हैं वो आएगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट डॉट आपका दूसरा कॉलम, ठीक है, इसको आप कोई नाम नहीं देना चाहते हैं, इसको इस दूसरे कॉलम को भी अगर आप नाम देना चाहते हैं तो उसके बाद भी आपने एज लिखा और एड्रेस लिख लिया या सिटी लिख लिया, ठीक है, जो भी आप नया नेम देना चाहते हैं वो लिख लिया। फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल का न्यू नेम, वेयर। अब यहाँ पे ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी उसका नया नाम है वो यूज़ करना है। आपने ये नहीं लिखा कि कस्टमर इज़ इक्वल टू होम, आपने लिखना है नेम, नया नाम यूज़ करते हुए उसको आपने करना है नेम इज़ इक्वल टू होम फर्निशिंग। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सेलेक्ट एग्जाम्पल यूजिंग अ फंक्शन। एक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन का नाम है काउंट, ठीक है। काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है और ये यूज़ करता है इट इज़ यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, ये एक्चुअली काउंट करता है, ठीक है। तो ये काउंट करेगा इस एग्जांपल में सेलेक्ट काउंट स्टैटिक, वो तमाम कॉलम्स, सारे रोज़ को काउंट करेगा फ्रॉम दिस टेबल वेयर ID इज़ इक्वल टू 1004। जिस चीज़ के भी 1004 ID है, ठीक है, उन सारी रोज़ को ये काउंट कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें एग्ज़ाम्पल में हम करते हैं जी कि हम काउंट करना चाह रहे हैं कि पेशावर में कितने लोग रहते हैं, यहाँ पे 2 आना चाहिए। अगर मैं काउंट करना चाहूँ कि लाहौर में कितने लोग रहते हैं तो ये 3 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेरी डालते हैं सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम हमारे टेबल का नाम तो देखिए पेशावर में 2 लोग रहते थे तो उसका काउंट करके इसने डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं इसको लाहौर करूं तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये बेसिकली क्या करता है, रोज़ को काउंट करके डिस्प्ले कर देता है।